हेलो बच्चों। तो अब हमने अभी तक देखा सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन पार्टिकल के केस में और कंटिन्यूस बॉडी के केस में। अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास का मोशन। बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है यार, बच्चा कई बार परेशान हो जाता है सर हो क्या रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से बेटा आपको कुछ नहीं करना है। सेंटर ऑफ मास तो आपके कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है। बॉडी मूव करे, आप बॉडी को देखो ही मत, चुपचाप फोकस किसके रखो, सेंटर ऑफ मास पे। और मैंने आपको बताया तो सेंटर ऑफ मास तो बेचारा सबसे अच्छा बंदा है, वो तो अपना नेचर चेंज ही नहीं करता है। कहीं और फोर्स लगा लो, उसका एक्सप्रेशन F/m ही आना है। तो आपको बस टोटल फोर्स अपॉन सिस्टम का मास करना है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन m1r1 m2r2 प्लस mn/n अपॉन सिस्टम का मास। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी सिस्टम की। अब देखो इसको यहाँ ले जाते हो तो मास ऑफ द सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 mn/vn। ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को सिस्टम के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगी, सिस्टम का मोमेंटम। अब अगर ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पर ही खड़ा हो जाता है, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास पर खड़े हो जाएंगे, यानी कि अगर आप बस के अंदर खड़े हो जाएंगे तो बस चाहे चले चाहे ना चले, आपको तो बस हमेशा रेस्ट पर ही नज़र आनी है। तो ऑब्जर्वर अगर सेंटर ऑफ मास पर होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगी, इसलिए सिस्टम का मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अब रहा सवाल कि सर हम ये सेंटर ऑफ मास के मोशन वाली प्रॉब्लम को डील कैसे करें। डील ऐसे करें, पार्टिकल का ध्यान करिए। पार्टिकल की दो ही कंडीशन हो सकती थी, या तो पार्टिकल रेस्ट पर होगा या पार्टिकल मोशन पे होगा। रेस्ट मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। अब दो चीज़ होंगी, या तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा या फोर्स लगेगा। पार्टिकल रेस्ट पे है और फोर्स भी नहीं लग रहा है, चुपचाप सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं रहेगा। ठीक है। अब नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, पार्टिकल रेस्ट पे था, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा F/m और फोर्स के डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो जाएगा। पार्टिकल ऑलरेडी मोशन में है, फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। पार्टिकल मोशन में है, फोर्स लग रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, फोर्स कैसे लग रहा है, अगर पैरेलल है तो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, स्पीड बढ़ती रहेगी। ऑलरेडी हमने काइनेमेटिक्स में देखा है। फोर्स अपोजिट है तो पहले स्पीड घटेगी फिर जीरो होगी, पार्टिकल टर्न लेगा। फोर्स अगर हमेशा 90 डिग्री है तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। फोर्स अदर एंगल पे है तो कुछ और बनेगा, पैराबोला, हाइपरबोला, एबोला, कुछ भी बने। ठीक है ना ये चीज़। अब आप कहेंगे सर इसको हम सेंटर ऑफ मास पे कैसे बदलेंगे। आप कुछ मत करिए, यहाँ से पार्टिकल की जगह कर दीजिए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास रेस्ट या सेंटर ऑफ मास मोशन पे, हर जगह पे v की जगह क्या कर दीजिए, VCOM रेस्ट। f की जगह क्या कर दीजिए, सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो, सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो। ये वैसा ही रहेगा, यानी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था बट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन हो जाएगा ये, और मोशन F एक्सटर्नल के डायरेक्शन में चला जाएगा। पहले से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ है और F एक्सटर्नल ज़ीरो लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे अकॉर्डिंगली सेंटर ऑफ मास ज़ीरो है तो अकॉर्डिंगली आपके जो जो केसेस आने थे वो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री, पैराबोला, सर्किल, स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो सकती है। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास को समझना है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप पार्टिकल पे आपको फोकस करना है। जितने केसेस आपने पार्टिकल के पढ़े उतने ही केसेस आपके सेंटर ऑफ मास के भी बचेंगे। होगी बॉडी, लेकिन क्योंकि आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट देख रहे होंगे तो आपको सिर्फ पार्टिकल का ध्यान रखते हुए काम करना है, और फोर्स अब कोई भी काम नहीं करेगा। सिर्फ आपको सिस्टम पे लगने वाला कौन सा फोर्स देखना है, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो हम एक पहला केस देखते हैं जहां सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन विल बी जीरो। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी। अगर ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो थी तो आपका RCOM यानी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास पहले से मूव कर रहा था तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है। अब मान लीजिए आपको दो पार्टिकल दिए, बोला M1 और M2। ठीक है ना, तो इनका कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा और सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ होगा, हैवियर की तरफ। और आपसे बोला जाता है कि ये सिर्फ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करते हैं। तो अब देखिए, यानी कि M2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया M1 ने और M1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया M2 ने। अगर आप M1 प्लस M2 को एक सिस्टम मान लेते हैं, अगर हम M1 प्लस M2 को एक सिस्टम कंसिडर कर लें तो क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की ज़ीरो थी, सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स भी ज़ीरो था, इसलिए सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं बना रहेगा और ये पार्टिकल पास आते जाएंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास हमेशा यहीं पर बनेगा और अल्टीमेटली ये पार्टिकल आके मिलेंगे कहाँ पर, अपने सेंटर ऑफ मास पे।
तो अगर 2 की बजाय 10 पार्टिकल भी हो जाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम एक जनरल रूल निकाल सकते हैं कि इफ़ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स move towards each other due to only mutual attraction, then ultimately they all will meet at center of mass। ठीक है, और इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि पहला वाला कितना मूव करेगा या सेकंड वाला कितना मूव करेगा। तो ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है, पहले वाले से जो सेंटर ऑफ मास की दूरी आएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m था। अगर ये टोटल डिस्टेंस आपको d दे रखी है तो d के m1 अपॉन m2 हिस्से और m2 पार्ट x1 हो जाएगा, और x2 पार्ट निकालना है तो d अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1। ठीक है ना, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया तो बिना किसी कैलकुलेशन के आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो बेटा, ये हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है। हिस्टोरिकल इसलिए कि बाबा आदम के ज़माने से चल रही है। एक नाव होती है या ट्रॉली होती है, आदमी होता है, कुत्ता होता है, वो चीज़ें चेंज होती जाएंगी। m मास का आदमी है, कैपिटल M मास की ट्रॉली है और ये लेंथ l है। क्वेश्चन क्या होगा, दिस मैन विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर। मान लीजिए ए टू बी, इस पॉइंट को आप ए बोल दीजिए और इस पॉइंट को हम बी बोल दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना, आपसे बोलेगा व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, या व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, या आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इतने तरह के सवाल बन सकते हैं, हम सबको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आप ये चीज़ समझो, जब ये आदमी चलेगा, अच्छा नीचे का फ्लोर फ्रिक्शनलेस है, ये फ्लोर नीचे का फ्रिक्शनलेस है, तो हो क्या रहा है, जब ये आदमी चलेगा तो आदमी पे फ्रिक्शन लगेगा आगे को और ट्रॉली पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे को। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ट्रॉली कहाँ को मूव करेगी, पीछे को। ठीक है ना, अब यहाँ पे तो देखिए ट्रॉली रुकी थी और फोर्स लग रहा था, इसलिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये ट्रॉली मूविंग होती तो क्या आप गारंटी से कह सकते थे कि इस आदमी के चलते ट्रॉली पीछे को चलती? तब नहीं कह सकते थे। ठीक है ना, तो आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप एक डायग्राम बना लो इस तरह से और मान लो ट्रॉली पीछे को खिसक के आ गई कितना, कैपिटल X। ठीक है, और ये जो अब आदमी डिस्टेंस चला L आगे बढ़ा था। ठीक है ना, यानी कि आदमी यहाँ तक आता, L डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चलता, लेकिन पीछे खिसक गया कितना, X। तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई, L माइनस X। तो अब हम कुछ चीज़ों के जवाब निकाल लेते हैं। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज क्लियर कट गिवन एज L। ठीक है ना, आदमी ट्रॉली पे कितना चलेगा, L, इस कोने से उस कोने। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज X, जो कि निकालना है, निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं, घबराइए मत। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अब क्या रह जाएगा, L माइनस X, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। क्यों? क्योंकि जब आप मैन प्लस ट्रॉली को देखेंगे तो इन पर सिर्फ इंटरनल फोर्सेस लगे, कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगा है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होनी है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सेंटर ऑफ मास होता है, एक्स सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप कह सकते हैं मास ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, या आप यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए, डेल्टा x सेंटर ऑफ मास विल बी m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब अगर आपका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले से 0 और एक्सटर्नल फोर्स भी 0, तो आपका डेल्टा XCOM कितना होगा, 0। इसका मतलब m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 मिलकर कितना होगा, 0। बेसिकली द सम ऑफ मोमेंट्स विल बी 0। ठीक है, तो अब आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप वेक्टर मेथड से चलिए या फिर आप डायग्राम बना के चलिए। अब देखिए डायग्राम में तो क्लियर हो गया कि आदमी आगे जाएगा तो ट्रॉली पीछे जाएगी, इसका मतलब ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो ऑटोमेटिकली आपने डायरेक्शन पहले ही पता कर लिया है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे देखिए भाई आदमी का मास m और आदमी का डिस्प्लेसमेंट
L माइनस एक्स, कहाँ को, राइट को। ये एग्जैक्टली कैंसिल करेगा किसको, ट्रॉली के मास और एक्स डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। लेफ्ट और राइट वाले कैंसिल करेंगे तभी आपका जीरो आएगा। तो यहाँ पर आप वेक्टर फॉर्म पे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने पहले ही क्या बना लिया, डायग्राम, और यहाँ से सिंपली आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका x बराबर आ जाएगा ml अपॉन m प्लस m। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ml अपॉन m प्लस m। ये आपका आंसर आ गया। ये आ जाएगा तो बाकी की चीज़ें भी आप पुट करके इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएंगे, यानी अब हम डायग्राम बनाएंगे ही नहीं। ध्यान रखिएगा, सेकंड मेथड में हम डायग्राम बनाएंगे ही नहीं, हम प्लेन इससे चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो आपने लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है सब, तो ये सब कहाँ से होगा, ये सब होगा ग्राउंड से। तो m इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो m इंटू L माइनस एक्स, मुझे नहीं पता ये L कहाँ है, सॉरी x कहाँ है, ठीक है ना। ये प्लस या माइनस सब कुछ भी आएगा, प्लस m इंटू एक्स बराबर क्या करेंगे, ज़ीरो, ठीक है ना। सही है, नहीं है। देखिए ये L माइनस एक्स क्यों आया, L माइनस एक्स इसलिए आया क्योंकि आपने समझ लिया कि आदमी कहाँ को गया, पीछे को। तो ये L माइनस एक्स की इंफॉर्मेशन आपकी किससे आई है बच्चे, ये आपकी आई है डायग्राम देखकर। तो आपको क्या करना है, आपको करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज अननोन x। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है L और ये है x, समझ गए। आपको पता ही नहीं है x कहाँ गया, तो ये बेसिकली क्या होगा, L प्लस एक्स। और अब जब आप x सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस ml अपॉन m प्लस m। और इस बार ये माइनस आपको ये बता रहा है कि ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट, ट्रॉली का जो डिस्प्लेसमेंट है वो L के अपोजिट है। आई बात समझ में। लेकिन अब आप समझिए, दो मेथड हो गए, एक डायग्राम वाला, डायग्राम में आपने क्या किया, फिर से देख लो बेटा। डायग्राम में आपने पहले ही आइडिया लगा लिया कि ट्रॉली लेफ्ट जाएगी और आदमी राइट जाएगा, इसलिए आपने सिंपली ml माइनस एक्स को mx से कटवा दिया, यानी राइट के मूवमेंट को लेफ्ट के मूवमेंट ऑफ मास से कटवा के सीधे x कितना निकाल लिया था, ml अपॉन m प्लस m। यहाँ आंसर माइनस नहीं आया क्योंकि आप पहले ही डायग्राम में क्या बना चुके हैं, लेफ्ट को। ये वाला तरीका कब काम कर जाएगा बेटा, डायग्राम वाला, जब आपको मालूम है कि ट्रॉली को लेफ्ट ही जाना है, यानी ट्रॉली पहले से रेस्ट पर है, ठीक है ना। अगर ट्रॉली पहले से मोशन में होती तो ये तरीका काम नहीं करता, क्योंकि तब गारंटी नहीं होती कि आदमी के चलने पे ट्रॉली हो सकता आगे चलती रहती, पीछे चलती रहती या रुक भी सकती थी। लेकिन ये तरीका हमेशा काम कर जाता है। बट जब आप कंपटीशन में देखेंगे, खासतौर पे मेडिकल या जेईई मेंस में क्वेश्चन देखेंगे, तो अक्सर ट्रॉली रुकी रहती है, तो इसलिए आप डायग्राम से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट, अगर पहले से आपका सिस्टम रेस्ट पर है तो आप डायग्राम मेथड से काम कर लिए। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन शुरुआत से ही, आपके क्वेश्चन में जो आपका सिस्टम है वो मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं है, तो आप इस मेथड को यूज़ करिए। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका सिस्टम पहले से रेस्ट पर होता है। हम एक क्वेश्चन और करके समझने की कोशिश करते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखो, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, एक वेज है मास m का और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है स्मॉल m मास का। अब होगा क्या, पहले तो FBT से समझो कि ये जो ब्लॉक है इस पे n लगाएगा और ब्लॉक पे इधर को n लगेगा, ठीक है ना। तो इस n का जो ये कंपोनेंट होगा, इसके वजह से वेज कहाँ को चल रहा होगा, पीछे की ओर चल रहा होगा, ठीक है ना। तो आपका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि एक तरफ तो ये जो वेज है ये पीछे को आएगा, ये, ठीक है ना। तो फिर से आप मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज कितना होता भाई, l इधर को, और अगर आप इसका x कंपोनेंट देखते तो यहाँ को ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेता, क्योंकि x कंपोनेंट हम देख रहे हैं, तो ये हो जाता l cos थीटा, ठीक है ना। और y कंपोनेंट ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू वेज कितना होता, वो तो सीधा सीधा नीचे आ रहा है, यानी कि वो कितना हो जाता, L sin थीटा, ठीक हो गया। अब आप ये समझिए, x एक्सिस में अगर आप ब्लॉक प्लस वेज को एक सिस्टम मान लेते हैं, तो जो भी फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का या नॉर्मल, वो y एक्सिस में लग रहे हैं, x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है।
तो x एक्सिस में लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 है, x एक्सिस की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, y एक्सिस की भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है। बट यहाँ पर y एक्सिस में एक्सटर्नल फोर्स नॉन ज़ीरो है, इसलिए सेंटर ऑफ मास YCOM चेंज होगा, बट x सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लीजिए कितना है x। ठीक है, अब आप डायग्राम से चलना चाहते हैं या किससे चलना चाहते हैं, फिर देखिए ये आपने L cos थीटा निकाला था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L cos थीटा माइनस x, और फिर से आपको ब्लॉक के मूवमेंट को यानी m इंटू एक्स को वेज के मूवमेंट x एक्सिस में यानी कि L cos थीटा माइनस x से बैलेंस करा देंगे, तो इस बार आपका आ जाएगा mx प्लस mx बराबर ml cos थीटा, और x बराबर हो जाएगा ml cos थीटा अपॉन m प्लस m। यह आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है बच्चे, L cos थीटा x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, अभी भी आप इसको क्या लिख सकते हो, mlx अपॉन m प्लस m, और पिछली बार भी आंसर यही था ml अपॉन m प्लस m। ठीक है ना, तो आपने देखा क्योंकि पहले से सिस्टम रेस्ट पे था तो आपको डायग्राम वाला तरीका काम कर गया, और अगर आप डायग्राम वाले तरीके से काम नहीं करना चाहते थे तो फिर आप क्या करते, तो आप कहते डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तब ये आपका हो जाता L cos थीटा, और तब ये अननोन की तरह क्या हो जाता आपका x, तब आप ये लिखते। लेकिन उस केस में आप m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस मास ऑफ द वेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या करते हैं 0, और उस केस में आपका m इंटू L cos थीटा प्लस x, ठीक है ना, प्लस m इंटू एक्स बराबर 0 आता, और तब आपका x माइनस ml cos थीटा अपॉन m प्लस m आ जाता। माइनस से आपको ये पता चलता कि ब्लॉक आपका लेफ्ट को गया है। ठीक है, तो जहाँ पे पहले से सिस्टम आपका रेस्ट पर है उस पर आप फटाफट डायग्राम बना के अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर थ्रोन इन एयर, और आपसे पूछा सेंटर ऑफ मास का एक्सटेंशन कितना होगा, तो m1 a1 प्लस m2 a2 डॉट 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 करते चलते हैं। अब देखिए सबका एक्सटेंशन तो डाउनवर्ड g है, तो m1g प्लस m2g प्लस करेंगे तो g कॉमन, सिग्मा mi अपॉन mi कट गया, सेंटर ऑफ मास का एक्सटेंशन कितना आ गया g। इसका मतलब अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं और सबकी वेलोसिटी सेम है v, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितनी होगी v। अगर सबका एक्सटेंशन g है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सटेंशन भी कितना होगा g। तो इसको आप एज अ रिजल्ट डायरेक्टली याद रख सकते हैं। और अगर आपके पार्टिकल्स का मास सेम है लेकिन कोई v1 वेलोसिटी से, कोई v2 वेलोसिटी से, कोई v3 वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि सेम मास लेकिन डिफरेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 अपॉन यहाँ से n टाइम्स m और m कट जाएगा, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn अपॉन n, यानी कि अरिथमेटिक मीन। और ऐसे ही सेंटर ऑफ मास का एक्सटेंशन आ जाता a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 अपॉन n। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन डील कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट को और रिफाइन करने के लिए। m1 मास के पार्टिकल को फेंका v1 से θ1 एंगल पे, m2 को v2 से θ2 एंगल पे। आपसे पूछ रहा है इंडिविजुअल हाइट तो अलग होगी, देखो अगर हम इसकी हाइट पूछते तो h1 आप कितनी बोलते, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसकी हाइट निकालते 2 कर देते। आपसे क्या पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास की मैक्सिमम हाइट, तो सेंटर ऑफ मास की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, uy सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है ना, या 2a कर लो किसका, सेंटर ऑफ मास का। बट क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों पार्टिकल पे एक्सटेंशन g लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सटेंशन तो कितना बना रहेगा, g ही बना रहेगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा आप सिर्फ हम क्या निकाल लेते हैं, सेंटर ऑफ मास की y वेलोसिटी, तो vy com कितना हो जाएगा m1 uy1
प्लस m2 ui2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप इसमें कुछ भी नंबर डाल देंगे, जैसे इसको 30 मीटर पर सेकंड कर दीजिए, इसको 40 मीटर पर सेकंड कर दीजिए, यहाँ कुछ एंगल रख दीजिए m1 m2, तो मतलब आपका ui CM निकल जाएगा और आपका जो मैक्सिमम हाइट सेंटर ऑफ मास की आ जाएगी आपके सामने है, ये आपने पता कर लिया। तो ui स्क्वायर सेंटर ऑफ मास अपॉन 2g आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आप कोई भी नंबर्स डाल के यहाँ पे एंगल 37, 30, 60 डाल के आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा, एक फिक्स वेज है और दो मास थीटा थीटा एंगल पे आ रहे हैं, तो यहाँ से इसका एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा g साइन थीटा, और इसका ये वाला एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, ये भी g साइन थीटा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट कर लीजिए। तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये हो गया जी साइन थीटा कॉस थीटा, इधर वाला भी हो जाएगा जी साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे वाले दोनों हो जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जी साइन थीटा यानी कि जी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब जब आप सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस का निकालेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू A1 प्लस m इंटू A2 अपॉन m प्लस m यानी कि 2m। अब A1 राइट को है और A2 लेफ्ट को है और सेम है, यानी कि m कॉमन आपका g साइन थीटा कॉस थीटा i और g साइन थीटा कॉस थीटा माइनस i हो जा रहा है, तो आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन x एक्सिस वाला कितना आ जाएगा, 0। y एक्सिस का अगर आप सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो फिर से m कॉमन, दोनों नीचे को हैं, तो g साइन स्क्वायर थीटा प्लस g साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2m, और ये आपका आ जाएगा g साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। वैसे भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है दोनों का मास सेम है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी एक्चुअली। जैसे ही आपने देखा कि जी साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, दोनों का मास सेम है, तो जब सारे पार्टिकल्स का एक्सप्रेशन जी साइन स्क्वायर थीटा है तो फिर आपके सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन भी जी साइन स्क्वायर थीटा ही रहना था। आइडियली हमको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, यही आपको एग्जाम वाले दिन दिमाग में रखना है कि कहाँ पे कैलकुलेशन से आंसर आना है, कहीं पे लॉजिक से। ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया कि इतना आ रहा है, वरना आंसर यहीं पे निकल गया था जी साइन स्क्वायर थीटा। कब ये काम नहीं करना है, अगर ये m1 और ये m2 अलग अलग होता तो ये काम करते, तब भी ये काम करते, क्योंकि डिफरेंट मासेस का केस में अगर एक्सप्रेशन सेम है तब भी यहाँ पे m1 जी स्क्वायर थीटा प्लस m2 जी साइन स्क्वायर थीटा, नीचे m1 प्लस m2 होता, तब भी आंसर इतना ही आता। यानी चाहे मास सेम हो चाहे ना हो, नीचे वाला एक्सप्रेशन कितना रहेगा, जी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। लेकिन अगर ये θ1 और θ2 देगा तब ये काम नहीं करना है, क्योंकि तब दोनों इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सप्रेशन अलग अलग होगा। उस केस में आंसर कुछ बीच की वैल्यू आएगी, वो हमको कैलकुलेट करके निकालनी होगी। ठीक है। देन नेक्स्ट कैटेगरी रहेगी बेटा क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन प्रोजेक्टाइल। तो मान लीजिए ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसको आपने यहाँ पे लॉन्च कर दिया। ठीक है ना। अगर कुछ नहीं होता तो ये प्रोजेक्टाइल की रेंज थी, ये प्रोजेक्टाइल, इसका सेंटर ऑफ मास सब यहीं पर आकर गिरते। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहेगा, वो कहेगा सपोज इस पॉइंट पे आके ये जो प्रोजेक्टाइल है ये ब्लास्ट हो गया और ये दो पार्ट में डिवाइड कर गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब यहाँ से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, सेम मास भी हो सकता है, लेकिन सपोज हम क्या कर लेते हैं, चलिए पहले हम सेम मास ले लेते हैं, m/2 और m/2 में डिवाइड कर गया, और ओरिजिनल कितना था, m मास का। तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन वेरी करेगा, ये डिफरेंट हो सकता है, 1:3 रेशियो, 1:2, 1:1, कोई भी रेशियो। अब जो दो पार्ट हुए उसमें से एक की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है ना। तो कहेगा जो एक पार्ट है वो सीधे ड्रॉप करके यहाँ पे गिर गया 1 वाला, तो आपसे पूछेगा 2 वाला कहाँ पे जाके गिरेगा। ठीक है। अब सबसे पहले आप इसको समझिए, ये जो ब्लास्ट हुआ ये ब्लास्ट हुआ ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। ठीक है ना। यानी कि अलग से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सिस्टम पर। ठीक है। बस जो ग्रेविटी पहले काम कर रही थी वही ग्रेविटी अभी भी कर रही है, और टूटने के बाद भी दोनों का एक्सप्रेशन जी और जी रहा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन जी ही रहा, पहले भी जी था अभी भी जी है। तो इसका मतलब दूसरा टुकड़ा कहीं भी जाके गिरे, बट वो इस तरह से गिरेगा कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो हम इसी पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक है ना। और हम कहते हैं कि यहाँ से
जो मूवमेंट है यानी कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज आएगा डेल्टा एक्स, तो वो क्या हो जाएगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 0। तो अगर एक लेफ्ट जाएगा तो दूसरा कहाँ जाएगा, राइट जाएगा, है ना। अब क्योंकि आपने m/2 लिए हैं तो ये कितना हो गया, ये हो गया r/2। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे m/2 इंटू r/2 कैंसिल हो जाएगा किससे, m/2 इंटू एक्स, मुझे नहीं पता है कितना है, m/2 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा r/2, यानी अगर एक टुकड़ा यहाँ गिरेगा तो दूसरा टुकड़ा यहाँ से कितना गिरेगा r/2। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना होगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है या ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन से आंसर हो जाएगा r प्लस r/2 यानी कि 3r/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जैसे यहाँ से जो रेशियो बने इनका रेशियो कर देते हैं 1:2, यानी कि अगर एक m मास का टुकड़ा है तो दूसरा टुकड़ा कौन सा बना, 2m मास का। तब आप क्या करते, m इंटू r/2 और यहाँ से ये कितना हो जाता 2m इंटू एक्स, तब आपका m और m कैंसिल होता और तब आंसर कितना हो जाता r/4। उस केस में बड़ा वाला टुकड़ा सिर्फ आगे गिरता कितना r/4 और यहाँ से आंसर कितना हो जाता r प्लस r/4। और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको बोल दे यहाँ से, ठीक है ना, दोनों 1:1 रेशियो में डिवाइड किए और एक टुकड़ा ट्रैक करके वापस आ गया। ठीक है, तो वापस आ गया तो इस बार चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन। तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रही होगी, u cos थीटा। तो आपसे पूछेगा दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो अब आप यहाँ पर देखो, इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं था, ठीक है ना, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का था 2m, क्योंकि हम 2m मास ले रहे हैं ताकि डिवाइड करके m और m कर दें। तो 2m इंटू यू कॉस थीटा वॉज द इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, जो कि किसके बराबर रहेगा, फाइनल मोमेंटम के। अब फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, एक तो एम यू कॉस थीटा माइनस का क्यों, क्योंकि लेफ्ट को जा रहा है, दूसरा टुकड़े का m इंटू वी, हमको नहीं पता ये v कितना होने वाला है, लेकिन ये मिलकर कितना होने वाला है 2mu कॉस थीटा। तो आपका mv बराबर कितना आ गया 3mu कॉस थीटा, m और m कैंसिल हो गए तो v बराबर कितना हो जाएगा 3u कॉस थीटा। यानी अगर एक वापस गया इसको ट्रैक करके तो दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी इसकी 3 टाइम्स हो जाएगी और ये आगे को चल जाएगा ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं पर है। और अगर ये पार्टिकल यहाँ को वापस आया, ठीक है ना, तो दूसरा पार्टिकल कहाँ जाके गिरेगा, इसको निकालें 1:1 रेशियो पे। तो फिर से देखो m इंटू, ठीक है ना, ये लेफ्ट को चला गया कितना r/2, ठीक है ना, सॉरी यहाँ से कितना चला, यहाँ पे गिरना था ना, तो यहाँ से m इंटू कितना चला गया r, क्योंकि ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है और ये सब होने के बाद भी सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा, यानी कि इस दूसरे वाले पार्टिकल को इससे भी आगे आना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं पर बना रहे। तो एम आर बराबर आप कितना करोगे एम एक्स, तो इस बार एक्स कितना आ जाएगा आर, यहाँ से आर यानी ओरिजिन से दूसरा वाला पार्टिकल कितना चला जाएगा 2r। ठीक है, तो आप इसको एक बार स्लो मोशन में या स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, पार्ट को ढंग से देख लीजिएगा। तो प्रोजेक्टाइल वाले केस में बस आपको क्या करना है कि जहां सेंटर ऑफ मास पहले था रेंज पे, अभी भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, बस आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए चलना है। ठीक है, तो अब देखिए ये भी एक क्लासिकल प्रॉब्लम है। एक M और एक कैपिटल M मास का ब्लॉक है और इसको आप F4 से खींचते हैं। इनिशियली स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच कंडीशन पर है। तो आपसे पूछा कि मैक्सिमम इवोल्यूशन स्प्रिंग का कितना होगा। हमारे पास दो चॉइस हैं, हम ग्राउंड से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी। आप सबसे पहले तो समझे, जब आप इसको खींचोगे तो M आगे बढ़ेगा, स्प्रिंग खींचेगा, M को खींचेगा। तो जब ये M को खींचेगा तो इस वाले ब्लॉक पे स्प्रिंग आगे को फोर्स लगाएगा और M वाले ब्लॉक पे स्प्रिंग पीछे को फोर्स लगाएगा, यानी कि M धीरे धीरे स्लो होता जाएगा और ये फास्ट। तो शुरुआत में ये चलेगा, ये धीरे होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये धीरे होगा और ये फास्ट होते होते ये दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। और जब सेम हो जाएगी तो इसके बाद स्प्रिंग दबने लगेगा, तो यहाँ पे आके आपके स्प्रिंग का एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, समझें। तो जब तक इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तब तक स्प्रिंग पीछे से खींचता जाएगा और जैसे ही दोनों की स्पीड सेम हो गई, स्प्रिंग उसके बाद मैक्सिमम एक्सटेंशन पे आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर ये स्प्रिंग दबना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास का एक्सटेंशन निकाल लिया F/m+m, और अब हम दोनों ब्लॉक्स को कहाँ से देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास पे जो आदमी खड़ा हो जाएगा उसका खुद एक्सेशन ACOM होगा, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो इस पर एक सूडो फोर्स लग जाएगा, तो KX इधर को और पीछे एक सूडो फोर्स, इसी तरह से F और एक सूडो फोर्स। यहाँ के सूडो फोर्स में इसका मास छोटा m आ जाएगा और M वाले ब्लॉक पे जो सूडो फोर्स लगेगा उस पर कैपिटल M आ जाएगा। अब हम क्या कहते हैं,
वर्क एनर्जी थ्योरम इज वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। हम सेंटर ऑफ मास पे खड़े हैं तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हमारे लिए रेस्ट पर होगा, तो ये चीज़ कितनी रहेगी, 0। अब वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज में आप देखोगे ये kx, ठीक है ना, और दूसरा कहाँ गया, अच्छा इसका भी तो kx था ना, ये हमने छोड़ दिया, ये दूसरा ये वाला, तो ये kx और ये kx तो कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस में रह जाएगा MACOM, यानी कि m F अपॉन m प्लस m x1 प्लस ये भी खींचा तो इस पर फोर्स आपने लगाया तो कितना F माइनस MF अपॉन m प्लस m इंटू x2, और जो स्प्रिंग का फोर्स हो गया वो हो गया हाफ के, स्प्रिंग टोटल कितना खिंच गया, x1 प्लस x2 स्क्वायर बराबर 0। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो x1 प्लस x2 आपको निकालना है इस इक्वेशन को सॉल्व करके, जो कि आपका क्या है, x मैक्सिमम। तो आई होप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग का है दैट विल बी 2mf अपॉन के m प्लस m, ठीक है ना। हालांकि इस प्रॉब्लम को हम चाहें तो ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं, बट उसका कोई एडवांटेज नहीं है, यही आंसर आना है, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप रोलिंग टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे या मिक्स मोशन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तब यही काम सबसे ज़्यादा आपके आएगा। सपोज ये M1 M2 M3 इस तरह से सिस्टम है पार्टिकल का, और ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन RCM ले लेते हैं। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन R1, तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को आप लिख सकते हैं R1 इक्वल्स टू RCM प्लस R1CM, यानी पोजीशन ऑफ nth पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन ऑफ nth पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन विल बी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, या पोजीशन ऑफ nth पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उसमें ऐड कर देंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसी तरह से वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे। अब k नेट क्या होगा, हाफ mn vn स्क्वायर, और vn को हमने लिख लिया vn डॉट vn, और vn को लिख लिया vn विद रिस्पेक्ट टू cm प्लस vcm का स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट किया तो हाफ mn vn cm स्क्वायर, हाफ mn vcm स्क्वायर, और हाफ mn 2, है ना, एक बार vn cm डॉट प्रोडक्ट हो गए तो vn इससे मल्टीप्लाई हो गया 2v nth पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू cm प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। 2 कट जाएगा, इसको आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और सिग्मा mn इंटू वेलोसिटी ऑफ ncm। 3 टर्म आए हैं 1 2 3, इसको बस समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या है। देखिए सबसे पहला टर्म क्या है, जो आपका k1 निकल रहा है, k1 है पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो आप कह सकते हैं दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। k2 क्या है, हाफ mn vcm स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और थर्ड पार्ट में आप देखेंगे mn vn cm करेंगे तो आपको पहले ही बता रखा है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर आप मूवमेंट या मोमेंटम देखेंगे तो दिस इज अ जीरो मोमेंटम फ्रेम, थर्ड पार्ट जीरो हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को निकाल लीजिए कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से, और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दीजिए कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से। तो इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में ऐड कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। क्यों हम सेंटर ऑफ मास को ला रहे हैं बीच में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है सेंटर ऑफ मास की एनालिसिस सबसे आसान होती है, और सेंटर ऑफ मास पे बैठ के दूसरे पार्टिकल की एनालिसिस भी आसान हो जाती है, क्योंकि अक्सर वो जीरो मोमेंटम फ्रेम बन जाता है। तो इसलिए हम सेंटर ऑफ मास को बीच में ले आए, बजाय इसके कि हम डायरेक्टली निकालते, हम इनडायरेक्टली सेंटर ऑफ मास को देख लेंगे और सेंटर ऑफ मास पे चढ़ के अदर पार्टिकल को देख लेंगे। ये चीज़ें जब हम रोलिंग या रोटेशन वाला जब पार्ट शुरू करेंगे तब आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगी, ठीक है ना। अब हम एक काम और करते हैं बेटा, हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सपोज ये m1 पार्टिकल है और ये m2 पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। सबसे पहले आप निकाल लो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, कितनी हो गई, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक हो गया। ये कहीं पे सेंटर ऑफ मास आ गया और आपने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल ली।
अब आप क्या करिए, वेलोसिटी ऑफ वन निकाल लीजिए सेंटर ऑफ मास से। तो क्या करेंगे, v1 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आपका हो गया m1 v1 प्लस m2 v1 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 v1 ये कट गया, तो ये आपका आ गया m2 v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अब यहाँ पे सिर्फ क्या कर लेना है, यहाँ पे सिर्फ v2 कर लेंगे, है ना। तो ये v2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी ये v2 हो जाएगा, और यहाँ पे तो v1 और v2 रहेगा, तो v2 और v2 कैंसिल हो जाएंगे, और तब आपका जो आंसर है m2 v2, तो तब आपका आंसर आ जाएगा m1 v2 माइनस v1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप सिस्टम का मोमेंटम निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो क्या करोगे, m1 इनटू वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना हो जाएगा, m1 m2 अपॉन v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2, और मोमेंटम ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m2 m1 इनटू v2 माइनस v1 अपॉन m1 प्लस m2, और दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 0। तो मैंने पहले ही बताया था सिस्टम का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आना होता है, 0, ठीक है ना। बट आपने क्या किया, अलग अलग बता दिया कि पार्टिकल का, पहले पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से मोमेंटम ये होगा, दूसरे पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से ये होगा, जबकि ग्राउंड से कितना था, m1 v1 और m2 v2, ठीक है, इतना नोट कर लेंगे। अब आप देखो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ m1 और v1 सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप पुट करके निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपके लिए निकाल देता हूँ। के सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आप करोगे तो ये आ जाएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख लेते हैं बेटा हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर। तो इस चीज़ को आप याद रख लो, ये जो म्यू है दिस इज 1 अपॉन म्यू इज गिवन बाय 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m। दिस इज कॉल्ड एज द reduced mass and this is the relative velocity, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर आप सेंटर ऑफ मास से निकालते हैं तो सीधे आप एक फार्मूला मिलता जुलता, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो वही मिलता जुलता फार्मूला आप ला सकते हैं हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर, और डायरेक्टली आप सेंटर ऑफ मास से एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन आपको ग्रेविटेशन या SHM में कई जगह पे मिल जाएगा, जहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगा के, ठीक। तो आई होप इस लेक्चर के बाद काफ़ी पोर्शन आपका क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग कैसे सेंटर ऑफ मास का मोशन डील करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस डील करने हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ढंग से प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस लगाइए सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड जितने भी आपके पास हैं, और नेक्स्ट फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम।